आज के जो सारे क्वेश्चंस है वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर अगर है तो हमें क्या याद रखना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट कैसे है हर क्वेश्चन में हम चेकआउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। A can solve 90% of the questions and B can solve 70% of the questions। अब A कितने सॉल्व कर सकता है ये B के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधा क्या पकड़ के चल सकते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या रहेगा? 90% मीन्स 9/10। ये रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या रहेगा? 70%, मतलब ये आएगा जी हमारा डायरेक्टली 7/10 आएगा। अब हमें पूछा क्या गया है, ये हमारा गिवन डेटा। सिंस दिस टू आर इंडिपेंडेंट, हम सीधा ना ये वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। ये कितना आता है जी आपका? 9 इंटू 7 63/100 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है, what is the probability at least one of them solves the questions। at least one of them मतलब A और B रहेगा, मतलब यही रहेगा। एक ने सॉल्व किया तो भी चलेगा, दोनों ने सॉल्व किया तो भी चलेगा। दोनों का सॉल्व करना मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, इसको ना इसके ऊपर विजुअलाइज करो। लेट्स जैसे दिस इज A एंड दिस इज B। एटलीस्ट वन मतलब क्या है? ये वो पार्ट है जहां पर किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, ये वो पार्ट है जहां पर सिर्फ एक ने सॉल्व किया, ये वो पार्ट है जहां पर दोनों ने सॉल्व किया। एटलीस्ट वन बोला तो हमारा जीरो वाला नहीं आना चाहिए, वो छोड़ के सब आना चाहिए। तो ये पार्ट क्या रहता है, अगर ये ए है और ये अगर बी रहेगा तो ये टोटल क्या रहेगा हमारा? ए यूनियन बी रहेगा। बेसिकली वही पूछा है हमें। ठीक है, और ये जो टोटल रहता है सैंपल स्पेस, उसका प्रोबेबिलिटी कितना रहता है? 1 रहता है। ठीक है, तो हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। और हमारा एडिशनल थ्योरम पता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या रहता है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहता है। सीधा वही परफॉर्म करने वाला है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जी? 90/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 70/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 63/100। सबका बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, कैलकुलेशन बहुत इजी आ जाएगा। 70 माइनस 63 प्लस 7, 90 प्लस 7 97/100। मीन्स 97% चांस है कि भाई एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसी में अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन, तो अब हमें क्या चाहिए जी? ये फिगर में नन ऑफ देम ना, ये 0 वाले हैं, ये 1 वाले और ये दोनों वाले, हमें 0 वाला पार्ट चाहिए। तो अगर हमें 1 एंड 2 वाला पार्ट मिल चुका है और ये टोटल अगर प्रोबेबिलिटी अगर 1 रहेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? बेसिकली हमें क्या पूछा जाएगा जी? ए यूनियन बी का बार कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन, और ये इजी है। ये क्या रहता है जी? दिस इज नथिंग बट 1 माइनस ए यूनियन बी रहेगा। तो 3/100 आएगा कि none of them will solve the question। what is the probability that only one of them will solve the question? only one of them मतलब ये वाला पार्ट रहेगा और ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी को अब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ए यूनियन बी हमारा ये आ गया, ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये आ गया। करके देखो कितना आएगा डिफरेंस, कितना है? वहां से 34। ठीक है, 34/100 दैट ओनली वन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन। ये समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन में भली एक चीज पूछी गई है बट उसी के ऊपर आप मल्टीपल
ट्रायल्स कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला वाला समझ में आया? A bag contains 4 red and 2 white balls. B bag contains 3 red and 5 white balls. मतलब A के अंदर टोटल कितने बॉल्स है जी? 6 है। B के अंदर टोटल कितने? 8 है। If one ball is drawn from each bag, मतलब A से भी एक निकाला और B से भी एक निकाला, ठीक है। अब ये जो रहेगा, लेट जैसे हम इवेंट 1 बुलाते हैं A बैग से निकालना और इवेंट 2 बुलाते हैं जी B बैग से निकालना, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। लाइक ए से मैं क्या पिक करूंगा, उसका बी से मैं क्या पिक करूंगा, उससे कोई लेना देना है क्या? नहीं। ए के अंदर अगर लेट से मुझे रेड मिला, उसका ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता कि मेरे को बी के अंदर क्या मिलने वाला है। ये समझ में आया? ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे भाई? ए वाला रेड बॉल, बी वाला रेड बॉल, ए वाला वाइट बॉल एंड बी वाला वाइट बॉल, ऐसे हमारे कितने इवेंट्स बनेंगे जी? 4 इवेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लेट जस्ट से रेड फ्रॉम ए बैग, ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम ए बैग। अब बैग ए के अंदर, बैग ए के लिए हमारा सैंपल स्पेस कितना है जी? 6 है, और हमारे रेड कितने हैं? 4 है। तो ये क्या आएगा आपका जी? 4/6, दैट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम ए बैग 2/6, ये क्या आएगा जी हमारा? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग बी, अब बैग बी के लिए हमारा सैंपल स्पेस क्या है जी? 8 है। रेड फ्रॉम बैग बी, ये आएगा जी हमारा 3/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम बैग बी, ये आएगा जी हमारा 5/8 आएगा। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, मतलब अगर मैं ए में से अगर 1 बॉल निकाल रहा हूं तो रेड आने का ये चांस, व्हाइट आने का ये चांस। मैं बैग बी से अगर एक बॉल निकाल रहा हूं तो वो उसमें से रेड आने का ये चांस एंड व्हाइट आने का ये चांस रहेगा। अब हम सीधा क्या कर सकते हैं जी? सीधा अब प्रोबेबिलिटी के लिए जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट बॉल कौन से बैग से निकालूंगा? ए से निकालूंगा, और मैं सेकंड बॉल कहां से निकालूंगा जी? बी से निकालने वाला हूं। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जी? बोथ आर रेड, दोनों के दोनों रेड चाहिए। तो ए बैग में हम व्हाइट वाला प्रोबेबिलिटी देखेंगे या रेड वाला देखेंगे? सिर्फ रेड वाला देखेंगे। ये क्या है जी? 2/3 है, ठीक है, इनटू 3/8। प्रोडक्ट करो सीधा, 3 3 कैंसिल, 1/4, ये क्या मिलता है जी हमें? 1/4। तो बोथ आर रेड होने के चांसेस है 1/4। नेक्स्ट, बोथ आर व्हाइट। अब बैग ए के अंदर व्हाइट का प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 1/3। एंड बैग बी के अंदर व्हाइट का प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 5/8। तो ये क्या है जी हमें? 5/24। इसको भी ये कर लेते हैं, ये हमें मिलता है जी 6/24 एक्चुअली। नेक्स्ट, वन इज रेड एंड अनदर इज व्हाइट। अब इसमें बोला है क्या पहले में रेड होना चाहिए और दूसरे में व्हाइट होना चाहिए? तो क्या रहेगा? एक तो ए में रेड मिला एंड बी में व्हाइट मिला, या फिर ए में व्हाइट मिला एंड बी में रेड मिला। तो यहां पर हमारे दो केसेस बन जाते हैं इसके अंदर, हमारा रेड फ्रॉम ए एंड व्हाइट फ्रॉम बी रहेगा, या फिर हमारा व्हाइट फ्रॉम ए एंड रेड फ्रॉम बी रहेगा। अगर आपको ऐसा अगर नहीं लिखना है ना, तो इसको आप ये वाले टर्म में लिख सकते हो जी, रेड फ्रॉम ए एंड रेड फ्रॉम बी, दिस इज व्हाइट फ्रॉम ए एंड व्हाइट फ्रॉम बी। ये पूरा प्रोसेस है, बोथ व्हाइट। अब यहाँ पर रेड फ्रॉम ए एंड व्हाइट फ्रॉम बी, रेड फ्रॉम ए होने का चांसेस 2/3 एंड व्हाइट फ्रॉम बी होने का चांसेस 5/8।
अभी एक दूसरे को ऑप्शन में, तो इनका क्या होने वाला है आगे जाके, एडिशन होने वाला है. व्हाइट फ्रॉम ए इज 1/3 इनटू रेड फ्रॉम बी इज 3/8. ठीक है, सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या होगा. दिस बिकम्स 10/24. इसको भी वैसे लिखो जी, 3/24. तो हमें क्या मिलेगा, 13/24. इज लाइक स्लाइटली ग्रेटर देन 50%. ये देखो ना, 12/24 इज 1/2. मतलब ये 50% से ज्यादा चांस है, 50%. दिस more than 20%. This is exactly 25%. ओके, थर्ड वाले पे चले. अब देखो, सबसे पहले थर्ड वाला जो है, उसके लिए हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं. क्योंकि अगर एक रफ आइडिया रहेगा तो डिटेल्स में जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो A, B and C are at shooting range if A hits 4 times in 5 travels. मतलब इसका सक्सेस का रेट क्या रहेगा, 4/5. B का क्या रहेगा, 3/4. C का क्या रहेगा, 2/3. ठीक है, what is the probability that at least 2 persons hit the target? At least 2 persons hit the target. At least बोला है, मतलब तीनों ने किया तो भी चलेगा, बट कम से कम कितनों ने करना चाहिए, 2 ने करना चाहिए. ठीक है, तो हमें जो पूछा गया है उसके ऊपर जाते हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे यूज करेंगे. लेट्स जस्ट से हमें लिटरली क्या पूछा है, विजुअलाइज करेंगे, इजी जाएगा. ये A है, ये B है और ये C है. ये वो वाला पार्ट है जब किसी का भी हिट नहीं हुआ. ये वो वाला पार्ट है जब सिर्फ एक का हिट हुआ. ये वो वाला पार्ट है जहां पर सिर्फ 2 लोगों का हिट हुआ. और ये वो वाला पार्ट है जब तीनों ने हिट किया. अब हमें जो पूछा गया है वो कौन सा वाला पार्ट है, एटलीस्ट 2 ना, तो 2 या फिर 2 से बड़ा वाला पार्ट आना चाहिए. ये समझ में आया. हमें ये वाले पार्ट के बारे में पूछा है. इफ दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, तो ये वाला पार्ट का मतलब क्या है, A और B ने हिट किया बट C ने नहीं किया. बराबर, A और C ने किया बट B ने नहीं किया. B एंड C ने किया बट A ने नहीं किया. A ने भी किया, B ने भी किया, एज वेल एज C ने भी किया. यही रहेगा. बराबर है. अब इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें, A का हिट होना या फिर ना होना B और C पे डिपेंड करता है क्या, नहीं. सिमिलरली B का भी A और C पे डिपेंड नहीं करेगा, C का भी A एंड B के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेगी. ये समझ में आया. ओके, सो वी ऑलरेडी नो दीज आर इंडिपेंडेंट. अब हमें ये निकालना है. तो देखो, हर एक पार्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे. ए और बी ने हिट किया, मतलब ये क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी. बट सी ने हिट नहीं किया, तो इंटरसेक्शन विथ सी बार रहेगा. ये वाला पार्ट. नेक्स्ट वाला पार्ट, ए और सी ने हिट किया बट बी ने नहीं हिट किया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी रहेगा. नेक्स्ट, बी और सी ने किया बट ए ने नहीं किया, मतलब ए बार इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन विद सी. और तीनों ने हिट किया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये हर एक पार्ट का क्या होने वाला है, यूनियन होने वाला है बेसिकली. एंड सिंस दिस आर इंडिपेंडेंट, इनका इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, सीधा ये तरीके से. तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी चाहिए. बट हमने और क्या ऑब्जर्व किया जी, बार वाला पार्ट आ रहा है, वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं. रफ आइडिया समझ में आ गया. शुरू करते हैं. अब गिवन डेटा को कैसे यूज करेंगे. अभी ये जो पार्ट दिखा है ना, ये प्रोसेस है, ये आपको मेन एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है. बट आप प्रैक्टिस में अगर करोगे तो आपको पता चलेगा सेट थ्योरी को हम कॉम्प्लिकेटेड डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं.
क्योंकि देखो ना सिर्फ वर्ड्स के थ्रू हो जाएगा क्या? अब देखो हमारा गिवन डेटा जो है उसमें से हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा जी हमारा 4/5 रहेगा, एंड इसी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब क्या रहता है? ए ना होने का चांस। अगर 4/5 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका क्या रहेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है जी 3/4, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या रहेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 2/3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार क्या रहेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज 1/3। अब हमें क्या पूछा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिखो मत, एक बार इसको ध्यान दो। हमें क्या पूछा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट्स यही पूछा, मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा रहेगा तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी but not C plus probability of A and C but not B plus probability of B and C but not A plus probability of A and B and C at least 2, इसमें से ये only 2 वाले सारे के सारे एंड ऑल ऑफ देम 3 वाले, ठीक है। ऐसे लिखकर शुरुआत करेंगे, अब इसको डिपिक्ट करना इजी हो जाता है, ठीक है। हमने जो शुरुआत में टेबल बनाया था ना ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसको अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, बट माइनस सी का मतलब क्या रहता है इंटरसेक्शन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा हमारा बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा जी हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने एक सिस्टम के थ्रू लिख लिया, सो दिस इज इक्वल टू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी प्लस probability of A bar intersection B intersection C plus probability of A intersection B intersection C, ये रहेगा। सिंस दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उनका इंटरसेक्शन मतलब क्या रहता है उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा हमारा एलएचएस में जो भी है प्रोबेबिलिटी, ये जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसके लिए अब ये क्या आ जाएगा जी फर्स्ट वाला पार्ट क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार प्लस probability of A into probability of B bar into probability of C plus probability of A bar into probability of B into probability of C plus probability of A into probability of B into probability of C। अब सारे वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ क्या करना है पुट करना है और कैलकुलेट करना है। पहले में क्या आएगा जी 4/5
into 3/4 into 1/3 plus 4/5 into 1/4 into 2/3 plus 1/5 into 3/4 into 2/3 plus 4/5 into 3/4 into 2/3. वन बाय फाइव, यहाँ पर 4 कैंसिल और कुछ नहीं होता, 2/15, 3 जा 1/10 प्लस 4 कैंसिल 2/5। अगर ऐसा नहीं करते, सीधा प्रोडक्ट करके चलते तो और इजी हो जाता है बाय द वे, क्योंकि ये काटाकाटी करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, तो इजी हो जाता है। देखो ना, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आता है जी, 60 आएगा। अब सीधा 4 इंटू 3 12 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 24, कितना है जी, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 24 44 प्लस 6 50, तो यह है जी हमारा 50/60 I/6। इसमें एक और अगर जोड़ा तो निकाल सकते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। नन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, इसका प्रोबेबिलिटी। अब इसका डिपिक्शन क्या रहेगा जी, ए यूनियन बी यूनियन सी का बार रहेगा, ये एक्चुअल में यही रहेगा। और ये क्या रहता है जी, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी रहेगा। इतना लंबा जाने की जरूरत है ही नहीं, सीधा डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे यहां पर। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे देखेंगे। ये लेफ्ट साइड का हो गया। अब नन ऑफ देम हिट्स द टारगेट मतलब ए ने भी हिट नहीं करना चाहिए एंड बी ने भी हिट नहीं करना चाहिए एंड सी ने भी नहीं हिट करना चाहिए। तो बेसिकली जो पूछा है उसका मतलब क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट अगर अंदर आता है तो इंटरसेक्शन का यूनियन होता है और यूनियन का इंटरसेक्शन होता है। तो लिटरली क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी का बार मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा जी आपका ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। और ये तीनों के तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो सीधा हम क्या बोल सकते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। इसने भी मिस करना चाहिए, इसने, यही है ना, ये उनका हिट हो रहा है और ये उनका क्या हो रहा है जी, मिस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आएगा जी आपका 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3, डायरेक्ट आंसर 1/60, 1/60 chance probability that none of them hits the target. Only one of them अगर बोलते तो ए होगा बी और सी मिस करेंगे, बी होगा ए एंड सी मिस करेंगे, सी मारेगा ए एंड बी मिस करेंगे। वो कितना आता है देखो, only one of them hits the target.
ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, इसका प्रोबेबिलिटी अगर देखना रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट करेगा बट बी और सी मिस करेंगे, प्लस बी हिट करेगा बट ए एंड सी मिस करेंगे, प्लस सी हिट करेगा बट बी एंड सी मिस करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे जी, 4/5 ए हिट करेगा, बी और सी मिस करेंगे, प्लस बी हिट करेगा, ए एंड सी मिस करेंगे, सी हिट करेगा, ए एंड बी मिस करेंगे। ये आगे पीछे हो गया प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट में भी आगे पीछे हो गया प्रॉब्लम नहीं है, 3 2 6, 2 3 ऑल्सो 6। अब सबका बेस सेम है तो सीधा ऐसे ही जा 60 आएगा। अब यहाँ पर 4 3 प्लस 2 कितना आता है जी, 9/60। अब देखो मजेदार बात, हमने सारे एरियाज कवर कर लिए, सबने हिट करने का 24/60 आया था, एटलीस्ट 2 ऑफ देम हिट करने का 26 ओनली 2, ओनली 1 वाला क्या मिला जी हमें, 9/60 एंड नन ऑफ देम 1/60। ये 0 ने हिट किया, ये ओनली 1 ने हिट किया, ये ओनली 2 ने हिट किया और ये ऑल 3 ने हिट किया। अब देखो इन सब का एडिशन देखो कितना आता है, 1 आएगा, दैट इज आवर सैंपल स्पेस। हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले हम क्या अंडरस्टैंड करने के लिए जा रहे हैं पहले वो देखते हैं जी। ऑड्स इन फेवर, एक कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये टर्मिनोलॉजी में, तो इसलिए इसको एक छोटे से कंसेप्ट का पार्ट नाम दे दिया, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। इसका मतलब क्या रहता है, ऑब्जर्व करो, लिखना नहीं है कुछ। लेट जैसे मेरा एक सैंपल स्पेस है और सैंपल स्पेस के अंदर मेरा कोई तो एक इवेंट है ए। लेट जैसे दिस इज माय इवेंट ए, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट, तो ये दूसरा वाला पार्ट क्या रहेगा, ऑब्वियसली ए बार रहेगा। और ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है जी, ए यूनियन ए बार इज इक्वल टू सैंपल स्पेस रहेगा। मतलब हम लिटरली ऐसा लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसी वजह से लिखते हैं, बराबर है। तो मतलब ए अगर होगा तो ऑड्स मेरे फेवर में रहेंगे इफ आई एम रूटिंग फॉर ए, और ए अगर नहीं होता है तो ऑड्स मेरे क्या रहेंगे, अगेंस्ट में रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? ओके, इसको एक एग्जांपल के ऊपर देखते हैं। डाई इज रोल्ड, हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा जी, 6 एलिमेंट्स वाला रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 6। ठीक है, अब लेट जैसे मेरा ए इवेंट, ठीक है, मैंने क्या बोला जी, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ए के अंदर क्या क्या आएगा जी, सिर्फ 3 एंड 6 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना मिला हमें, 2 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिलेगा जी, 2/6, दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या रहेगा, 1 माइनस 1/3, 2/3 रहेगा। तो अगर 3 ट्रायल्स अगर होते हैं उसमें से 1 मेरे फेवर में रहेगा, अगर 3 ट्रायल्स अगर होते हैं तो 2 मेरे अगेंस्ट रहेंगे। अब समझ में आया?
सैंपल स्पेस के टर्म में देखना है, ठीक है। 3 ट्रायल्स में से एक मेरे फेवर में है, 3 ट्रायल्स में से 2 मेरे अगेंस्ट में है, तो इसको हमें क्वेश्चन में कैसा दिया जाता है जी, ऑड इन फेवर्स आर 1:2। फेवर वाला पहले देंगे और अगेंस्ट वाला बाद में देंगे। बट इसी को अगर लैंग्वेज में अगर उल्टा करके बोलेंगे, ऑड अगेंस्ट विनिंग आर 2:1, तो ये वाले अगेंस्ट वाले ऑड रहेंगे और ये वाले फेवर वाले ऑड रहते हैं। बट मजेदार बात, ये दोनों के एडिशन से डिवाइड कर दो, आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। 1 + 2 3। अगर बोला है ऑड इन फेवर 1:2, इसका मतलब 1 + 2 3 से डिवाइड कर दो तो 1/3 आपके जीतने का है, 2/3 आपके हारने का है। ऑड अगेंस्ट अगर बोला है तो इसका मतलब ये अगेंस्ट वाले रहेंगे और ये फेवर वाले रहेंगे, दोनों का एडिशन 3 आता है, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी आपका हारने का है, अगेंस्ट वाला है, दैट इज निगेशन, कॉम्प्लीमेंट, बार, और फेवर वाला 1/3 रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया, एक रफ आइडिया समझ में आया। ठीक है, उसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही ये समझ सकते। दिस इज नॉट अ कंसेप्ट बट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना पड़ता है। शुरुआत कहां से करेंगे, सीधा एक इवेंट पकड़ेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट या फिर बार वाला पार्ट देखेंगे, तो क्या रहेगा, ये मतलब हमारा इवेंट हो रहा है और ये मतलब हमारा इवेंट नहीं हो रहा है। तो जब होता है ऑड्स हमारे फेवर में रहता है और हमारा जब इवेंट नहीं होता है तो वो वाला पार्ट हमारे अगेंस्ट होता है बेसिकली। और फिर अगर आपको क्वेश्चन जिस तरीके से दिया है आपको समझ में आना चाहिए। इन फेवर बोला तो पहला आपका ए रहेगा और दूसरा आपका ए बार रहेगा, और अगेंस्ट अगर बोला रहेगा तो पहला आपका ए बार का रहेगा और दूसरा आपका ए वाला रहेगा। और ऑब्वियसली आप कौन से पार्ट के लिए रूट कर रहे हो, ए के लिए, क्योंकि आपको वो चाहिए। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहले हेडिंग डालो, odds in favor and odds against। Let A is event associated to a random experiment, then probability of A क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S रहता है, ये हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार क्या रहता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A रहेगा। Then odds in favor of A are denoted by probability of A upon probability of A bar। या फिर आप कैसा बोल सकते हो जी, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। एंड odds against of A are denoted by probability of A bar upon probability of A, or probability of A bar is to probability of A।
ये क्लियर है एवरीवन? और हम क्या जानते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना। इसी का मतलब क्या रहेगा, यहाँ का माइनस अगर उधर गया तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है जी, 1 रहता है, बराबर है। सिंस दिस, तो इसमें से किसी भी एक पार्ट को अगर मैं पकड़ के चलूं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। एंड ये रेशो का मतलब क्या रहता है, अगर दोनों साइड पे अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? रेशो की बात कर रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बात नहीं कर रहा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात होगी। तो सेम रहेगा। मैंने नंबर 1 से दोनों को डिवाइड कर दिया, बट हमारा नंबर 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ऐसा बोल सकते हो। या फिर यही किसके बराबर है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस रहेगा। तो इस 1 को आप किसी भी नंबर से रिप्लेस कर दो, सेम रहेगा। बट हमें इंडिविजुअल ये बात पता रहती है, तो हम सीधा 1 की जगह पर क्या लिखेंगे जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो, दोनों में से किसी भी एक पार्ट के लिए देखा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। यहां पर ए न्यूमरेटर में था और ए बार डिनोमिनेटर में था, यहां पर आपका ए बार न्यूमरेटर में और ये आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। फेवर्स एंड अगेंस्ट इस तरीके से नोट किए जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे ना, कंसेप्ट और क्लैरिटी देगा। ये लिख लिया। एक क्वेश्चन लो, for a 45 years old husband odds against living till he is 70 is 7:5 is and for a 40 years old wife odds against living till she is 63 are 5:3. What is the probability that फोर्टी फाइव से ये 63 की जगह 65 कर दो,
फिर डिफरेंस सेम आ जाएगा, इधर 25 का डिफरेंस, इधर भी 25 का डिफरेंस। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 couple live for 25 years? Exactly one of them is alive after 25 years. At least one of them is alive after या फिर exact 25 years. None of them is alive after 25 years. अब 25 इयर्स मतलब देखो, आपको सब कुछ 25 इयर्स में क्यों दिया है? 45 प्लस 25 70, 40 प्लस 25 65, ठीक है। तो सिर्फ वो 25 इयर्स तक का ही प्रोबेबिलिटी हमें दिया हुआ है, बट कौन से फॉर्मेट में दिया है जी? ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, ये दोनों में से कोई तो एक टर्म ये यूज करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इनका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, हस्बैंड का सरवाइव करने वाला, अगर ये अगेंस्ट केस में दिया है तो मतलब ये अगेंस्ट में रहेगा, 7 एंड 5 हमारे फेवर में रहेगा, जो हमें जो चाहिए। अगेंस्ट लिविंग मतलब ये डिड नॉट लिव एंड ही लिव्स। अगेन वाइफ का भी कैसा दिया जी? ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है। तो 5 शी डिड नॉट लिव एंड 3 शी लिव्स, इस तरीके से दिया हुआ है। तो जब इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, पहले सिर्फ हस्बैंड वाला निकालता है, ठीक है। सॉल्यूशन, हस्बैंड लिव्स एंड हस्बैंड डाइज, इस तरीके से हम बना सकते हैं दो इवेंट्स, बराबर है। वाइफ लिव्स एंड वाइफ डाइज, इस तरीके से बना सकते हैं। बट ये हस्बैंड डाइज का मतलब क्या रहता है? दिस इज नथिंग बट हस्बैंड लिव्स का बाहर रहेगा, और ये क्या रहेगा? वाइफ लिव्स का बाहर रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। यही दो चीजें हो सकती है, इसके बीच में कुछ नहीं होता। कोमा हो सकता है, बट वो भी लिविंग का ही पार्ट रहता है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है जी? ऑड्स अगेंस्ट, अगेंस्ट अगर दिया रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा? ये रेशियो है जी, हस्बैंड डाइज इज टू हस्बैंड लिव्स, इस तरीके से रहेगा, बराबर है। इट इज 7:5, 7:5। इसका मतलब ये रहेगा कि ये दोनों का न्यूमरेटर इज गिवन, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, 7:5। तो ये दिया रहेगा जी 7:5। अब दोनों साइड पे अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तो रेशियो के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो 7+5 से इधर डिवाइड किया एंड 7+5 से इधर डिवाइड किया, ये जो एडिशन किया है ना, वो सीधा आप इनके डिनोमिनेटर में डाल सकते हो। और ये जैसे ही डालोगे आपको क्या मिलता है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड लिव्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड डज नॉट लिव्स। ये समझ में आया हम कैसे लेकर आ रहे हैं? दिस इज नॉट ए कंसेप्ट, बट ये लैंग्वेज को आपको लेकर जाना, ठीक है। नेक्स्ट, ऑड्स अगेंस्ट लिविंग। अगेंस्ट लिविंग मतलब वाइफ लिव्स बार इज टू वाइफ लिव्स, या फिर वाइफ डाइज इज टू वाइफ लिव्स, ये वाला पार्ट दिया हुआ। क्या दिया है जी? 5:3। अब दोनों साइड पे मैंने 5+3 एंड 5+3 से क्या कर दिया जी? डिवाइड कर दिया, विच इज अगेन
क्या रहेगा, सैंपल स्पेस का ही रहता है, प्रोबेबिलिटी काउंट रहेगा वो। तो ये हमारा क्या बन जाता है जी, नीचे 5 और ऊपर 3, 5 + 3 = 8, मतलब 3/8 एंड 5/8। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि सर आपने ये ऐसा क्यों किया, ट्राई करके देखो, इन दोनों का रेशियो लेकर देखो, 5/8 = 3/8, इवेंचुअली क्या मिलता है जी, 5/3, विच इज नथिंग बट 5:3 ही रहेगा। ये वाला पार्ट समझ में आ गया। और जैसे ये मिल जाते हैं, हमें कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। What is the probability that couple live for 25 years? तो मतलब अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हस्बैंड के लिए देखेंगे एंड वाइफ के लिए देखेंगे। एंड नंबर 1 पहला केस क्या बोला है जी, बोथ लिव्स। तो मतलब ये क्या रहेगा, हस्बैंड लिव्स एंड वाइफ ऑल्सो लिव्स। हस्बैंड लिव्स का प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/12 एंड वाइफ ऑल्सो लिव्स 3/8। करो कैलकुलेट, कुछ कटता है क्या, 3 4 जा, ठीक है, तो 5/32। अदरवाइज अगर ये नहीं करते तो क्या मिलेगा, 12 8 जा 96, 5 3 जा 15, ऐसा मिलेगा, ऐसा रखते हैं। नेक्स्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अलाइव, इसका मतलब क्या रहेगा, हस्बैंड जिंदा है बट वाइफ मर गई, या फिर वाइफ जिंदा है बट हस्बैंड मर गया। तो या बोला है ऑप्शन में, तो क्या रहता है, ऑप्शन में जब रहता है तो एडिशन होता है, तो क्या रहेगा यहाँ पर, हस्बैंड लिव्स बट वाइफ डज नॉट लिव। नेक्स्ट, वाइफ लिव्स बट हस्बैंड डज नॉट, यही रहेगा। ये क्या है, 5/12 इंटू वाइफ डाइज 5/8 प्लस वाइफ लिव्स बट हस्बैंड डाइज, ये क्या आएगा जी आपका, 12 8 जा दोनों का बेस 96, 5 5 जा 25, 7 3 जा 21, एडिशन इज 46। At least one of them is alive. At least मतलब एक जिंदा रहेगा तो भी चलेगा, दोनों जिंदा रहेंगे तो भी चलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को अगर ध्यान से दिया रहेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड पूछा है, कपल लिव फॉर 25 इयर्स, मतलब दोनों जिंदा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इन दोनों का यूनियन ही क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम रहेगा। ठीक है। अब देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर हस्बैंड लिव्स बट वाइफ डज नॉट, प्लस wife lives but husband does not, plus husband also lives and wife also lives, यही रहेगा। and this is nothing but हमारा ये जो सेकंड वाला पार्ट है और ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, सीधा एडिशन कर सकते हैं, क्या आएगा 61/96। नेक्स्ट, none of them is alive। आप अगर गौर करोगे, ये जो चौथा है वो तीसरे का कॉम्प्लीमेंट है, one of them is alive, none of them is alive। वन ऑफ देम मतलब यूनियन रहेगा, नन मतलब ए यूनियन बी का बार रहेगा। ठीक है। नन ऑफ देम इज अलाइव मतलब हस्बैंड ऑल्सो डाइज एंड वाइफ ऑल्सो डाइज। ठीक है, सीधा लिख सकते हैं, क्या रहेगा अब ये 7/12 एंड 5/8, ये क्या आएगा आपका 35/96। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट अगर हैं, देखो इनका एडिशन क्या आएगा, 1 आना चाहिए, 1 आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑड्स अगेंस्ट एंड फेवर में क्वेश्चन दिया जाता है, इट्स नॉट अ कंसेप्ट बट उसको हम लेकर जाएंगे हमारे कंसेप्ट के अंदर।
ओके, ये वाला क्वेश्चन लो. A probability of winning for a team probability of winning for a team is 0.7. Probability of winning for a team is 0.7. For losing is 0.2 and 0.1 is probability that match is tied. Find the probability that team wins 2 out of 3 matches. कितने मैचेस होने वाले हैं? 3 मैचेस होने वाले हैं. तो 3 मैचेस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 2 जीतना है, ये पूछा है. तो लेट जस्ट से हमने बोला जी मैच 1 इज द प्रोबेबिलिटी कि भाई पहला मैच जीतते हैं. मैच 1 का बार मतलब पहला मैच हारते हैं. ठीक है, फिर इसको ऐसा बोलते हैं जी एम, ऐसा नहीं, उल्टा दिखाते हैं सॉल्यूशन में. वी हैव 3 मैचेस, तो लेट जैसे हमने उसका अब्रिविएशंस बना लिया जी 1, 2 एंड 3. अगर विन करेंगे तो उसका हमने बोला जी W1, और अगर लूज करेंगे तो हमने उसको बोला जी L1. इसको बोला जी W2 एंड L2. इसको बोला जी W3 एंड L3. इस तरीके से. अब ये जो 3 मैचेस होंगे उसमें से हमें एटलीस्ट कितने जीतने एग्जैक्टली? 2 जीतने. तो क्या हो सकता है, पहला और दूसरा जीता, तीसरा हार गया. पहला जीता, दूसरा हार गया और तीसरा जीत गया. पहला हार गए, दूसरा जीते और तीसरा जीते. इसमें से और कुछ हो सकता है क्या? नहीं रहेगा. तो 3 मैचेस हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है क्या है जी? 2 आउट ऑफ 3. तो 2 विनिंग वाले पार्ट लेने और तीसरा लूजिंग वाला पार्ट लेना है. तो ये कैसे जाएगा जी हमारा? ये रफ आइडिया है, करने वाले सॉल्व इसको. ठीक है, W1 W2 L3 प्लस W1 L2 W3 प्लस L1 W2 W3. और हमें गिवन के हिसाब से क्या पता है जी? विनिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/10. लूजिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/10. ड्रॉ का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10. अब यहां पर एक और पार्ट रहता है कि भाई हम हार गए, ये अज्यूम किया, ड्रॉ भी तो हो सकता है. समझ में आया? तो ये लूजिंग वाले पहले 3 पार्ट हो गए कि भाई हम मैच क्या हो गए? हार गए. नेक्स्ट
लूजिंग वाला भी तो चांस, सॉरी टाई वाला भी तो चांस हो सकता है। तो क्या रहेगा जी, पहला जीत गए, दूसरा जीत गए और तीसरा ड्रॉ हो गया, प्लस इसी में ऐड रहेगा, पहला जीत गए, दूसरा ड्रॉ हो गया और तीसरा जीत गए, प्लस पहला ड्रॉ हो गया, दूसरा जीत गए और तीसरा जीत गए। इन सब का एडिशन रहेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 out of 3। ये समझ में आया? अब अगर क्वेश्चन में ये रहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम विंस 2 out of 3 मैचेस बट डिड नॉट लूज एनी, तो सिर्फ नीचे वाले 3 आते हैं। अगर पूछा रहता प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 गेम इज लॉस्ट, तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आता। बट हमें क्या पूछा, टीम विंस 2 out of 3 गेम्स, बाकी के मैचेस के ऊपर लूज करना है या फिर ड्रॉ होगा, उसका कुछ कंडीशन था क्या? नहीं था, इसलिए हमने ये तीनों के तीनों ले लिए, सॉरी दोनों के तीनों ले लिया। ठीक है, ये लूजिंग वाला पार्ट और ये ड्रॉ वाला पार्ट, ये समझ में आया रफ आइडिया? ठीक है, हमें वैल्यूज पता है, अब सिर्फ वैल्यूज डालना है। विन के लिए W वाला प्रोबेबिलिटी, L के लिए लॉस वाला प्रोबेबिलिटी एंड D के लिए हमारा ड्रॉ वाला प्रोबेबिलिटी, और सीधा प्रोडक्ट होगा। क्या आएगा जी, 2 out of 3, ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। यहां पर लेट स्टार्ट, विनिंग विनिंग एंड लूजिंग, मतलब ये क्या आएगा आपका 7/10 इंटू 7/10 इंटू 2/10 प्लस विनिंग लूजिंग विनिंग, बेसिकली लिटरली 3 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो हो रहा है हर बार, बराबर है। ठीक है, सो फॉर 3 मैचेस के लिए हम सीधा इसको क्या लिखेंगे जी, इंटू 3 रहेगा, प्लस यहां पर भी विनिंग 1 विनिंग 2 एंड ड्रॉ, मतलब 7/10 इंटू 7/10 इंटू 1/10, तो 7/10 इंटू 7/10 इंटू 1/10, और इसका भी क्या रहेगा हमारा 3 टाइम्स रहेगा। ठीक है, सीधा कर दो जी, आपका डिनोमिनेटर सब जगह पर क्या आता है, 1000 आएगा, देखो। ठीक है, ऊपर देखना है अब, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 6 कितना होता है, 56 294, 294 प्लस 49 इंटू 3 147, 4 प्लस 7 1, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, 1 4 441 अपॉन 1000। अब अगर पूछते कि भाई मैच जीते बट कोई भी नहीं हारे, तो ये वाला पार्ट आता, और एटलीस्ट क्या सिर्फ कितने मैच हारे, सिर्फ एक मैच हारे अगर पूछते तो सिर्फ ये वाला पार्ट आता। अब देखेंगे जी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम, देखने क्या वाला है। वापस से याद दिलाता हूं थोड़ा सा, ये जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है जी,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे पकड़ के चलो। लेट्स जस्ट से वी हैव अ सैंपल स्पेस, उसमें से ये हमारा इवेंट ए है, ये हमारा इवेंट बी है और ये हमारा इवेंट सी है। ये क्लियर है? और ये एक अलग ही इवेंट है। ठीक है, अब देखो ए बी और सी के बीच में रिलेशन क्या है? दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ए बी एंड सी तीनों मिलाकर। क्योंकि ए एंड बी, ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट है क्या? नहीं। बी एंड सी में कुछ कॉमन पार्ट है क्या? नहीं। ए एंड सी में कुछ कॉमन पार्ट है क्या? नहीं। तो ये चीजें को मैं मेंशन तो करवाऊंगा, बट ध्यान देना जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो इनिशियल इवेंट्स है दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसका मतलब इन सबका इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहेगा? नल सेट रहेगा, और इन सबका यूनियन हमेशा क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, मतलब कोई ना कोई इवेंट तो फॉर श्योर होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भी ए भी नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है और सी भी नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई ना कोई इवेंट तो फॉर श्योर होगा ही होगा। तो इस टाइप के इवेंट्स के ऊपर हम ऑब्जर्व करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बट इसके अंदर कंडीशनल मतलब क्या आया? देखो, ये इनिशियल इवेंट्स है। लेट जैसे अब हमारा ये अलग सा इवेंट है, दिस इज कॉल्ड एज डी। अब डी, ए, बी एंड सी, इनके ऊपर कंडीशन ये भी रहता है कि ऑल ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो अब देखो ये वाला पार्ट क्या है? अगर ये टोटल सेट अगर डी रहेगा, हमें डी गिवन नहीं रहता, बट हम देखते से ही बता सकते हैं ना, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन डी, दिस इज बी इंटरसेक्शन डी, और ये क्या रहेगा हमारा? सी इंटरसेक्शन डी। और ये एक देखते से तो पता चल जाता है भाई, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट इक्वल टू क्या रहेंगे? डी सेट रहेंगे। तो मैं ऐसा देखकर ऐसा बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ये वाला पार्ट नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, ऐसा ही रहेगा। एवरीवन क्लियर? अब हमारा मल्टीप्लीकेशन, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी रहता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो यहां पर हमने क्या देखा था जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें बी, सॉरी बी बाय ए करते हैं, इजी हो जाएगा। ए पहला हो रहा है और बी बाद में हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी अगर इस तरीके के अगर रहेगा इंटरसेक्शन जिसमें ए हमारा पहला हो रहा है और उसके बाद में हमारा बी हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ, मतलब सबसे पहले पहले वाले का होगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, मतलब क्या रहेगा? 2/1, इस तरीके से रहेगा। अब ये इवेंट डी कब हो रहा है? ए बी सी के साथ हो रहा है क्या? नहीं, ए बी सी तो पहले से ही है, डी हमारा बाद में आया। तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालना है जो बाद में आया। बट डी ए के साथ भी कुछ पार्ट शेयर करता है, बी के साथ भी कुछ पार्ट शेयर करता है और सी के साथ भी कुछ पार्ट शेयर करता है। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं जी? हमारे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी क्या रहेगा? ए पहले हो रहा है और डी हमारा बाद में हो रहा है, तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए। ये पहले हो रहा है और ये बाद में हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय सी। तो मतलब अगर आपको यहाँ पर LHS अगर फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाला पार्ट सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, डी का टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये समझ में आया?
वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, विजुअलाइज करो बस पहले। इसको एक एग्जांपल के साथ करेंगे। लेट जस्ट से हमारे पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कितने मशीन्स है? 3 मशीन्स है। एक है मशीन ए, दूसरा है मशीन बी और तीसरा है मशीन सी, ठीक है। और हम ये जो डी वाला पार्ट है ना, इसको बोलते भाई ये नॉर्मली गुड प्रोडक्ट बनाती है, बट ये जो सेट डी है ना ये कौन से टाइप के प्रोडक्ट है जी? डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है। तो ये ए मशीन अगर रहेगा तो ये क्या रहेगा? इंटरसेक्शन डी। ऐसा पार्ट जो ए से बना बट डिफेक्टिव था, ये डिफेक्टिव बी वाला पार्ट रहेगा और ये डिफेक्टिव सी वाला पार्ट रहेगा। तो डिफेक्टिव निकलने का चांस अगर पूछा रहेगा तो बेसिकली क्या रहेगा? इन सबका एडिशन रहेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिफेक्टिव आइटम्स, ये पूछा जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिफेक्टिव आइटम्स क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ सी, इन्हीं का तो एडिशन रहेगा, ठीक है। बट अगेन दीज इवेंट्स आर कंडीशनल, कंडीशनली है ना। डी कब हो रहा है? मशीन ए अगर चालू होगी तभी तो डिफेक्टिव पीस बनाएगी, उसके बगैर बनाएगी क्या? चालू ही नहीं और डिफेक्टिव पैदा हो रहा है, बराबर है। डी इज कंडीशनल। और यहां पर हम कौन सा वाला थ्योरम यूज करते हैं जी? हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला थ्योरम यूज करता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सीधा ये वाला पार्ट। अगर ए पहले हो रहा है और बी कंडीशनल है, अगर ए होगा तभी तो बी होगा, यहां पर भी वही हुआ। अगर मशीन ए चलेगा तभी तो डिफेक्टिव रहेगा। तो डिफेक्टिव ऑफ मशीन ए क्या रहेगा जी? पहले मशीन ए चालू होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस फ्रॉम ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहले मशीन बी का वो आइटम है उसका प्रोबेबिलिटी, देन मशीन बी का वो डिफेक्टिव आइटम है, मशीन सी एंड मशीन सी का डिफेक्टिव आइटम। इस तरीके से इन सब का एडिशन करेंगे तो वी आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिफेक्टिव आइटम्स, ऑल डिफेक्टिव आइटम्स। अब ऑल कर रहे हैं मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका 2 लेयर में आता है। देयर इज 1 लेयर ऑफ इवेंट्स जो शुरुआत से है, सेकंड रहेगा उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट हमें चूज करना है, ठीक है, जो सबके साथ कुछ ना कुछ पार्ट एरिया शेयर करता है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है। इसको लिखेंगे ना तो और समझ में आएगा, ये एक रफ आइडिया के लिए। एक रफ आइडिया समझ में आ गया हम कौन सी चीजों को यूज कर रहे हैं। अब देखो इसको मैं थ्योरम 1 थ्योरम 2 नहीं लिख रहा, रीजन लॉ, नॉट लॉज, प्लूरल नहीं है, एक ही है, ठीक है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, इसका थ्योरम लिख लेते हैं। लेट कैपिटल एस इज अ सैंपल स्पेस related to a random experiment. And A1, A2, A3 up to AN are an events are an mutually exclusive exhaustive events of S.
ऑफ सैंपल स्पेस एस। अब देखो ये पार्ट देने का मतलब क्या हुआ, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा रैंडम इवेंट्स उठा लो, उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहेगा, नल सेट रहेगा, हमेशा नल सेट रहेगा। एंड एग्जॉस्टिव है मतलब सबका यूनियन क्या आएगा, हमारा सैंपल स्पेस आएगा। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हमने यही देखा था। इवेंट्स ऑफ एस, ओके। इफ कैपिटल, नहीं ई कई सारे हो गए, इफ कैपिटल डी इज एनी इवेंट that occurs with A1 or A2 or A3 or AN, then total probability of D is given by probability of D is equal to probability of A1 multiplied with probability of D upon A1 plus probability of A2 multiplied with probability of D upon A2 प्लस ये जाएगा जी अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन ए एन। पहले ये लिख लो, इसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे कैसे आता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में ऑब्जर्व करेंगे। लेट एस इज ए सैंपल स्पेस, तो हमने क्या किया जी, एक सैंपल स्पेस ले लिया। ये डायग्राम ड्रॉ करना है, कम से कम 5 मंजिला तो बनाओ, ठीक है, और ऐसे हॉरिजॉन्टली 80% तो होना चाहिए पावर। अब क्या बोला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या रहेगा जी हमारा, अगर मैंने कोई भी ए आई और ए जे करके अगर कोई भी अगर रैंडम इवेंट्स अगर इसमें से उठा है, उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, नल सेट आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। एंड एग्जॉस्टिव का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर A1 यूनियन A2 यूनियन, ये यूनियन अप टू AN तक जब जाएंगे तो इसका मतलब ये सैंपल स्पेस आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया जी, लेट जैसे पकड़ा, दिस इज आवर A1, दिस इज आवर A2, दिस इज आवर A3, और ये गई जी अप टू फाइनल वन हमारा क्या है जी, AN। पहले का मतलब ये हुआ, पहले स्टेटमेंट का मतलब एवरीवन, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमने कोई भी कॉमन पार्ट नहीं दिखाया। दीज आर एग्जॉस्टिव, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो किसी इवेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। इफ डी इज, अब यहां पर ध्यान देना, इफ डी इज एनी इवेंट दैट ऑकर्स विथ मतलब इंटरसेक्शन आएगा, दैट ऑकर्स विथ A1 और A2 और A3, और रहता है तो हम क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, तो इनका एडिशन होने वाला है बेसिकली, ठीक है। एंड सिंस दीज आर ऑलरेडी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो देयर इज नो रिपीटेशन, तो हम सिंपली यूनियन कर सकते हैं। तो ऑकर्स विथ A1, अब D ऑकर्स विथ A1 मतलब क्या रहेगा हमारा, इसका मतलब हमें जो पूछा गया है
अब D ऑकर्स विथ A1 मतलब ये वाला पार्ट क्या रहेगा मेरा A1 इंटरसेक्शन D रहेगा, ये क्या रहेगा मेरा A2 इंटरसेक्शन D रहेगा, ये क्या A3 इंटरसेक्शन D, एंड ये सो ऑन गोज टू AN इंटरसेक्शन D रहेगा। तो अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, उसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में दिखाएंगे तो ये बनता है D ऑकर्स विथ A1 मतलब D इंटरसेक्शन A1। तो हमें क्या पूछा है जी, D इंटरसेक्शन A1 या फिर A1 इंटरसेक्शन D, कैसे भी लिख सकते हो, A1 इंटरसेक्शन D और A2 इंटरसेक्शन D और A3 इंटरसेक्शन D और ये अप टू कहां तक जाएगा जी, AN इंटरसेक्शन D तक जाएगा। ठीक है, ये क्या शो करेंगे जी, ये सब का एडिशन, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ D। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D निकालना है। D अगर कुछ ऐसा है जो A1 से लेकर AN तक किसी के तो साथ होता ही है, तो हम सीधा कैसे शुरुआत करेंगे भाई, D क्या रहेगा, D का A1 के साथ कॉमन पार्ट प्लस D का A2 के साथ कॉमन पार्ट प्लस D का A3 के साथ कॉमन पार्ट अप टू D का AN के साथ कॉमन पार्ट, यही बोलेंगे, बराबर है। एंड सिंस A1 A2 A3 सारे के सारे एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है, एक्सक्लूसिव यहाँ पर मेन पार्ट, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं रहने वाला है, देयर इंटरसेक्शन इज ऑलवेज जीरो। और जब डिसजॉइंट सेट्स रहते तो हमने क्या देखा था, A यूनियन B डिसजॉइंट सेट्स के लिए क्या रहता है, सिर्फ A प्लस B रहता है, सिंस इंटरसेक्शन इज जीरो। तो यहाँ पर यूनियन की जगह पर हम सीधा आप क्या डाल सकते हैं, एडिशन डाल सकते हैं। तो दिस बिकम्स A1 इंटरसेक्शन D प्लस A2 इंटरसेक्शन D प्लस A3 इंटरसेक्शन D प्लस ये अप टू जाएगा जी AN इंटरसेक्शन D। यहाँ पर रीजन लिखो जी, यहाँ पर रीजन क्या है, A1 A2 A3 up to AN are mutually exclusive exhaustive events. This is the reason हमने सीधा यूनियन को किससे रिप्लेस किया जी, प्लस से किया, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन क्या है, जीरो है। और इसको अगर सेट के इसमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, A1 A2 A3 आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब यहां पर हमें देखो और क्या चीज पता है, अगर मेरा ये A1 D के साथ अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ D व्हेन A1 अपीयर्स, यही रहेगा, बराबर है। ऐसा हम हर एक पार्ट के लिए लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये A1 इंटरसेक्शन D क्या हो जाता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D आफ्टर A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन D क्या रहेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D आफ्टर A2। अरे कहां तक जाएगा आपका, A3 के लिए भी देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D आफ्टर A3, ये जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D आफ्टर AN। ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया, इसके एग्जांपल्स करेंगे ना और क्लैरिटी आ जाएगी। ये एक ही लॉ है, ये एक ही लॉ है, और ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वो इवेंट जो बाद में हो रहा है। ये समझ में आया, A1 से लेकर AN तक पहले ही हो रहे थे, D का कंडीशनल
पता था, बट हमें डी का टोटल निकालना था, दैट्स वाई। ये लेफ्ट साइड हो गया। इसका क्वेश्चन ले लो। ए बैग कंटेन्स, कैपिटल ए वाला बैग, ए बैग कंटेन्स 4 red and 3 white balls. B bag contains 2 red and 4 white balls. One bag is selected at random and one ball is drawn. What is the probability that number 1 both are red? इस टाइप का हमने जस्ट थोड़े टाइम पहले किया था। both are white. सॉरी, बोथ कैसे रहेगा, एक ही तो निकाल रहे हैं ना। बॉल इज रेड, बॉल इज व्हाइट। वहां पर 2 का रहता है, बट 2 कैसा था, पहला ए से था और दूसरा बी से था। यहाँ पर कितने बॉल निकाल रहे हैं, एक ही निकाल रहे, बट उसके पहले देखो सिलेक्शन कैसा हो रहा है। 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, देन 1 बॉल इज ड्रॉन। ये समझ में आया, ये 2 लेयर में हो रहा है काम। पहले सिलेक्शन ऑफ बैग होने वाला है, उसके बाद बॉल का सिलेक्शन होने वाला है। ये मल्टीपल लेयर में हो रहा है, जस्ट लाइक A1 A2 A3 ये पहले से ही थे। हमारा जो डी है, मतलब ड्रॉइंग अ बॉल, ये बाद में होने वाला है। तो ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1, दैट इज बैग ए, और ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग बी, यही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आउच, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए निकालेंगे। हमारे पास कितने बैग्स है, 2 ही बैग्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए क्या रहेगा, 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी क्या रहेगा, 1/2, बराबर है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए क्या रहेगा। हमारे पास कितने बॉल्स है टोटल, 7 बॉल्स है, और उसमें से रेड कितने हैं, 4 है, तो ये क्या रहेगा हमारा 4/7, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग ए क्या रहेगा, 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग बी कितना रहेगा जी, 2/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी ये क्या रहेगा जी, 4/6 रहेगा, बराबर है। अब 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा जी, सबसे पहला वाला जी, हमें क्या चाहिए जी, वी वांट ए रेड बॉल। हमारा पहला क्वेश्चन यही है। तो क्या रहेगा, हमने एक तो बैग ए सिलेक्ट किया, एंड उसके बाद बैग के अंदर से रेड वाला बॉल सिलेक्ट किया, या फिर
हमने बैग बी सेलेक्ट किया एंड वी गॉट अ रेड बॉल फ्रॉम बैग बी, यही तो हो सकता है एवरीवन, समझ में आ रहा है? देखो मैं बोलते टाइम लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लिखते टाइम मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। सबसे पहले बैग ए सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर का रेड बॉल, देन या फिर और है तो एडिशन होता है, बैग बी सेलेक्ट करेंगे एंड रेड फ्रॉम अ बैग बी, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जी? 1/2। रेड फ्रॉम ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी क्या है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बैग बी इट इज 2/6। कितना आता है जी? सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करके देखो। दिस इज 2/7 प्लस 1/6, ठीक है? इनका एलसीएम होता है जी 42। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो 19/42 is the probability that ball is red. अब व्हाइट बॉल के लिए क्या होगा? आर की जगह पर सिर्फ अब डब्ल्यू होगा। ए बैग का सिलेक्शन व्हाइट फ्रॉम बैग ए, बी बैग का सिलेक्शन व्हाइट फ्रॉम बैग बी। सेकंड वाले का आंसर निकालो। अब यहाँ पर 4/7 की जगह पर अब क्या आएगा? 3/7, और यहाँ पर 2/6 की जगह पर अब क्या आएगा? 4/6 आएगा। A boy has 2 compartments in a pocket. One has 3 1 rupee coins and 2 2 rupee coins. Compartment 2 has 2 1 rupee coins and 3 2 rupee coins. What is the probability that number 1 he gets rupees 2 coin in one attempt, he gets rupees 1 coin in one attempt, he gets total of 3 rupees in 2 attempts.
क्वेश्चन बहुत सही है। जेब में 2 कंपार्टमेंट है, बिना देखे बस हाथ डाल के एक कॉइन निकाल रहा है, 2 का निकलने का कितना चांस है, 1 का निकलने का कितना चांस है, 2 बार हाथ डाल के ड्रॉ किया, एग्जैक्टली 3 रुपए निकलने का कितना चांस। क्वेश्चन समझ में आया? मेरे को पता है आपका ध्यान किधर है सर, टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, आपका ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर है। लेट जैसे हमने उसको नाम दे दिया जी कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए जब जाएंगे तो हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपार्टमेंट 1 क्या रहेगा जी, इसको C1 बोला, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंपार्टमेंट क्या रहेगा हमारा 1/2 रहेगा, 2 ही है कंपार्टमेंट्स। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कंपार्टमेंट क्या रहेगा 1/2 रहेगा। अब उसके अंदर लेट जस्ट से 1 वाला कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपार्टमेंट 1 वाला, अब इसके अंदर कितने कॉइन्स है 3 + 2 5 कॉइन्स है, उसमें से 1 रुपया आने का चांस कितना रहेगा, ठीक है, ये रहेगा जी हमारा 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रुपीज, इसको ऐसा लिखते हैं, नोटेशन सही से निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 एंड यहाँ पर हमने इसको लिखेंगे जी 1 फ्रॉम C1, 2 फ्रॉम C1, नोटेशन सही से डालेंगे तो इजी हो जाएगा। 1 फ्रॉम कंपार्टमेंट 1 3/5, 2 फ्रॉम कंपार्टमेंट 1 इज 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फ्रॉम कंपार्टमेंट 2 इज 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फ्रॉम कंपार्टमेंट 2 इज 3/5। यहाँ तक ही मेहनत का काम होता है, उसके बाद सिर्फ मैच द पेयर्स रहता है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है जी, ये वाला पार्ट। सबसे पहले क्या होगा हमारा कंपार्टमेंट का सिलेक्शन होगा और उसके बाद हमारा कौन सा वाला कॉइन मिलेगा, ये रहेगा। हमें पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही गेट्स 2 रुपीज कॉइन इन 1 अटेम्प्ट, तो क्या होगा कंपार्टमेंट 1 सिलेक्ट हुआ, उसमें से हमें 2 रुपये वाला कॉइन मिला, या फिर सेकंड कंपार्टमेंट से हमें 2 रुपये वाला कॉइन मिला, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रुपीज कॉइन इन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, इन 1 अटेम्प्ट। तो यहां पर क्या आएगा, मैंने पहला कंपार्टमेंट सेलेक्ट किया एंड उसमें से 2 रुपीज सेलेक्ट किए, या फिर क्या हो सकता है मैंने कंपार्टमेंट 2 का सिलेक्शन किया एंड आई गॉट 2 रुपीज फ्रॉम कंपार्टमेंट 2, यही हो सकता है। ये एडिशन क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में और में, दैट्स वाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इज 1/2, 2C1 इज 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इज 1/2, 2C2 इज 3/5, ठीक है। काटाकाटी मत करना, डिनोमिनेटर सेम चाहिए, ठीक है। तो 10 ऊपर 2 + 3, ये क्या आएगा आपका 5/10, इवेंचुअली 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपी कॉइन इन 1 अटेम्प्ट, जब 2 रुपए वाला नहीं मिलेगा एक अटेम्प्ट में, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, 1 रुपए वाला ही कॉइन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों के अलावा और कोई है क्या, नहीं। इट्स लाइक कॉइन टॉस की और हेड नहीं आ रहा, मतलब टेल ही आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो 1/2। अदरवाइज सॉल्व अगर करना है तो
probability of C1 multiplied with probability of 1 rupee from compartment 1, right, plus probability of compartment 2 into probability of 1 rupee from compartment 2. So this is 1 by 2 into 3 by 5 plus 1 by 2 into 2 by 5. दोनों का बेस 10, ऊपर आएगा 3 plus 2. This is 5 by 10, that is 1 by 2. तीसरा वाला मस्त है, थोड़ा सा लेंदी है। तीसरा वाला जो पार्ट पूछा इसकी तरह सिंपल नहीं है, ये सीधा ऑप्शन से बन गया। अब हमारे पास कितने अटेम्प्ट है? 2 अटेम्प्ट है। सॉरी, हो गया ना नोट डाउन? नहीं चाहिए था। प्रोबेबिलिटी ऑफ one C1 is 3 by 5. 2 C1 is 3 के लिए हमारे कितने ऑप्शंस बनेंगे जी? गलत। 2 ऑप्शन एक लेयर में बनते हैं, 2 लेयर में काम हो रहा है तो 2 into 2 4 ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे बनता है, पहले ऑब्जर्व करना, लिखने के लिए हम सीधा नहीं जाएंगे। ही गेट्स टोटल ऑफ 3 रुपीज। 3 रुपीज का कॉइन है क्या? और 3 रुपीज कैसे बन सकते हैं? 2 + 1, मतलब एक अटेम्प्ट में उसको 2 रुपए मिलने चाहिए और एक अटेम्प्ट में उसको 1 रुपए मिलना चाहिए। अब इनका ऑर्डर आगे पीछे हुआ तो चलता है ना, तो वो भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट बनेगा ही बनेगा। तो हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है 3 रुपीज के लिए। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट और ये क्या रहेगा? मेरा सेकंड अटेम्प्ट रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा? आइदर मैं कंपार्टमेंट 1 में जाऊंगा या फिर कंपार्टमेंट 2 में जा सकता हूं। सेकंड अटेम्प्ट में भी क्या हो सकता है? मैं कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2 में जा सकता हूं। अब समझ में आ गया 4 ऑप्शंस क्यों बनते हैं? ये क्लियर है? हमारा पहले और दूसरे में देखो ना, दिस प्लस दिस, इतना ही हुआ। यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि पहले अटेम्प्ट में क्या हो सकता है? मुझे 1 रुपया मिल सकता है, तो आइदर यहां से मिलेगा, और दूसरे अटेम्प्ट में मुझे क्या चाहिए? 2 रुपए, तभी तो होगा। ये 2 रुपीज C1 से भी हो सकता है या फिर ये 2 रुपीज C2 से भी हो सकता है, अगर पहले में इधर से 1 1 मिला तो। नेक्स्ट, लेट जैसे मुझे अगर C2 से अगर 1 रुपए मिला तो C1 से 2 रुपीज हो सकते हैं, या फिर C2 से 1 रुपए मिला तो C2 से 2 रुपीज हो सकते हैं। ये समझ में आया? मेरे को टोटल कितने रुपए चाहिए? 3 रुपए चाहिए। तो मैं रो वाइज एडिशन कितना आना चाहिए? मेरा 3 आना चाहिए। सब पकड़ के चल रहा हूं, ये क्लियर है? अब जब मैं पहला अटेम्प्ट करने के लिए जाऊंगा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि मुझे पहला कॉइन में क्या मिलने वाला है जी? ₹1 मिलने वाला है, और दूसरे इसमें क्या मिलने वाला है जी? ₹2, क्योंकि इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल हम उसके भरोसे नहीं रहेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए हर एक पार्ट डिटेल में करेंगे। अज्यूम करके चल रहा हूँ पहले अटेम्प्ट में ₹1 मिल रहा है और दूसरे में ₹2, तो पहले अटेम्प्ट में क्या हो सकता है भाई? C1 से 1 रुपी एंड C1 से ही 2 रुपये हो सकता है। दोनों अटेम्प्ट, दोनों टाइम पहले कंपार्टमेंट में हाथ गया। ठीक है, दूसरा तरीका, पहले अटेम्प्ट में पहले कंपार्टमेंट में गया, दूसरे में दूसरे कंपार्टमेंट में गया, ये भी तो हो सकता है। पहले में पहले कंपार्टमेंट में गया, दूसरे में भी पहले ही कंपार्टमेंट में गया।
सॉरी पहले में दूसरे में गया और यहाँ पर ठीक है। तो देखो साथ में हर जगह पर देखो आपका कितने बार आ रहा है, सिर्फ 2 ही बार आ रहा है, ठीक है। कंपार्टमेंट 1 से 1, कंपार्टमेंट 1 से 2, कंपार्टमेंट 1 से 1, कंपार्टमेंट 2 से 2, कंपार्टमेंट 2 से 1, कंपार्टमेंट 1 से 2, कंपार्टमेंट 2 से 1 एंड कंपार्टमेंट 2 से 2। अब ये कब, जब हमने अज्यूम किया भाई ₹1 एंड ₹2 पहले और दूसरे में मिल रहा है। उल्टा अगर करेंगे तो और 4 बनेंगे, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, और हम क्या अज्यूम करके चल रहे भाई, पहले अटेम्प्ट में कितने रुपीस मिले, ₹2 और दूसरे अटेम्प्ट में ₹1। अब क्या हो सकता है जी आपका, ये C1, ये C2, ये भी C1 और ये C2। तो पहले कंपार्टमेंट से ₹2 मिले, पहले ही कंपार्टमेंट से ₹1 मिला, पहले कंपार्टमेंट से ₹2 मिले, बट ₹1 अब हमें दूसरे कंपार्टमेंट से मिला। पहले अटेम्प्ट में हम दूसरे कंपार्टमेंट से ₹2 निकाले और पहले कंपार्टमेंट से ₹1, या फिर हमने दूसरे कंपार्टमेंट से ₹2 निकाले और दूसरे ही कंपार्टमेंट से ₹1 निकाला। ये क्लियर है? तो देखो यहाँ पर C1 से 2 एंड C1 से 1, C1 से 2 एंड C1 से 1, ये सेम ही है, सिर्फ क्या अलग है जी आपका, अटेम्प्ट अलग है, ठीक है। इंडिविजुअली पार्ट कैलकुलेट करेंगे उसको। तो पहले वो पैटर्न को कैच कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इज इक्वल टू 1/2 था। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फ्रॉम C1 was 3/5 and probability of 2 from C1 was 2/5. Probability of 1 from C2 is 2/5 and probability of 2 from C2 is 3/5. First attempt, second attempt. अब यहाँ पर कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 1 एंड कंपार्टमेंट 2 इसके थ्रू जा रहा है। तो सबसे पहला वाला पार्ट हमने क्या डिस्कस किया जी, C1 से हमें 1 मिलेगा कॉइन एंड C1 से ही हमें 2 मिलेगा। तो देखो क्या हो जाता है, अब ये कॉइन निकालते टाइम मजेदार बात अब क्या होगी, सेकंड अटेम्प्ट के लिए अगर सेम कंपार्टमेंट में गए तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि पहले ड्रॉ करते, वैसे नॉर्मली हर पॉकेट में कितने कॉइन्स है, 5 है। पहले अटेम्प्ट में पहले पॉकेट में से ₹1 अगर निकाल लिया तो दूसरे टाइम भी अगर पहली चीज में गया तो अब सैंपल स्पेस में 5 रहेंगे, 4 रहेंगे, 4 रहेंगे। ये समझ में आया? तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है, तो इसलिए इसको स्लोली करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपार्टमेंट 1 में से मैंने ₹1 वाला कॉइन निकाला, तो कंपार्टमेंट 1 का सिलेक्शन रहेगा 1/2, स्टेप बाय स्टेप जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इन C1 रहेगा यहां पर, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फ्रॉम C1। अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए जब जाएंगे, अब तक काम कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए ये प्रोडक्ट रहेगा। सेकंड अटेम्प्ट में क्या लिखा है जी हमने, कंपार्टमेंट 1 से ही हमने ₹2 वाला कॉइन निकाला, तो अब यहाँ पर सेम प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा। सेकंड अटेम्प्ट के लिए जब जाएंगे, कंपार्टमेंट अगर सेम वाले अगर रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे, अब यहाँ पर अगर 5 था, अब यहाँ पर 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इज 1/2, वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, बट अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉइन ऑफ 2 व्हेन 1 फ्रॉम C1 इज ऑलरेडी टेकन। इस तरीके से जाता है, इसलिए फॉर्मूले के ऊपर ध्यान मत दो, सीधा हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। C1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला कंपार्टमेंट 1/2 और उसमें से ₹1 का कॉइन कितना है जी, 3/5। अब 3 में से एक कॉइन चला गया तो अब कितने कॉइन्स बचे, 4 ही बचे। उसमें से ₹2 वाले 2 है और ₹1 वाले 2 है, तो ये क्या रहेगा जी, इनटू अगेन कंपार्टमेंट 1
1/2 एंड दिस बिकम्स अगेन 2/4, क्योंकि अब दो 2 रुपए वाले कॉइन और एक कॉइन चला गया, तो अब 4 कॉइन्स बचे। ये रहेगा ऑप्शन में। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, प्लस पहले कंपार्टमेंट से जी हमने पहला कंपार्टमेंट 1/2 और इसमें से 3/5। अब दूसरा कंपार्टमेंट 1/2 और इसमें 2 रुपए का कॉइन इज 3/5। अगेन ये सबका क्या होने वाला है, थ्रू एंड थ्रू प्रोडक्ट ही होने वाला है एक रो में। प्लस दूसरा कंपार्टमेंट से 1 रुपया, तो मतलब दूसरा कंपार्टमेंट का सिलेक्शन 1/2 और उसमें से 1 रुपया, मतलब कितना आएगा हमारा 2/5। एंड पहले कंपार्टमेंट से 2 रुपए, मतलब 1/2 इंटू 2/5, प्लस दूसरा कंपार्टमेंट और उसमें से 1 रुपया एंड दूसरा ही कंपार्टमेंट और उसमें से 2 रुपए। अब 2 रुपए कितने हमारे पास, 3 है, बट यहाँ पर अब कॉइन्स कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे, तो दिस बिकम्स 3/4। ठीक है, प्रोडक्ट कर लो सीधा। 2 इंटू 2 4 4 4 जा 16, 16 इंटू 5 80, और ऊपर क्या आएगा 3 प्लस 2 5। यहाँ पर 2 इंटू 5 2 इंटू 5 100, और ऊपर क्या आएगा 3 इंटू 3 3 2 जा 6 रहेगा यहाँ पर ऊपर, प्रोडक्ट है ना। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 5 5 जा 25 100। नेक्स्ट 2 इंटू 5 2 इंटू 5 100, 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 80, ऊपर 2 इंटू 3 6। अब पहले में 2 रुपीज एंड सेकंड में ये सेम चीज रहेगी, इधर 2 तो इधर 1, इधर 2 तो अब इधर 1, इधर 2 तो अब इधर 1 एंड इधर 2 तो अब इधर 1। एडिशन कितना है जी, इन सब का एडिशन करना है तो छोटा हो सकता है टर्म। इनका एलसीएम क्या है, 400 है। ठीक है, तो जहाँ पर 100 है वहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर 80 है वहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 9 एंड 4, ये 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, यहाँ पर 5 8 6 5 जा एंड 6 5 जा 30। यह आएगा आपका आंसर 52। 52 प्लस 60 102 अपॉन 400। अब 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, नहीं 2 से ही होता है, 51 अपॉन 200। ये मिला जी इसका। और अब तक हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है। अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले पार्ट पे। कंपार्टमेंट 1 से 2 रुपए वाला कॉइन, तो कंपार्टमेंट 1 का चांस 1/2, उसमें से 2 रुपीज वाला कॉइन इज 2/5। कंपार्टमेंट 1 से ही अब कौन सा वाला कॉइन चाहिए, 1 रुपए वाला कॉइन। अब देखो 5 में से एक चला गया तो बचे 4, तो यहाँ पर 3 है जी, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3/4। सेम कंपार्टमेंट जब रहेगा तो चेंज होने वाला है सेकंड अटेम्प्ट में। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर कंपार्टमेंट 1 से ही हमें 2 रुपए वाला कॉइन मिला, बट अब ये जो 1 रुपए वाला कॉइन है वो कहां से मिला जी, कंपार्टमेंट 2 से मिला, यही हो सकता है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट 2 का सिलेक्शन और उसमें से 2 रुपीज इज 3/5 एंड कंपार्टमेंट 1 का सिलेक्शन और उसमें से 1 रुपीज दिस, या फिर कंपार्टमेंट 2 उसमें से 2 रुपीज एंड यहाँ पर भी कंपार्टमेंट 2 बट उसमें से अब 1 रुपी। 1 रुपी मतलब देखो अब यहाँ पर 2 अपॉन
4 आएगा, इन सब का एडिशन रहेगा। इनका प्रोडक्ट कितना आता है 2524, ये जाता है जी 80 इन डिनोमिनेटर, ऊपर 3 2 जा 6, सेम आता है क्या शायद, 2 2 जा 4 अपॉन 100, ये 3 3 जा 9 अपॉन 100, ये भी जाता है जो आपका 3 2 जा 6 अपॉन 80, सेम। तो सीधा इसको इंटू 2 कर सकते हो। एडिशन अच्छा 112 है क्या, अब 4 से डिवाइड होता है क्या, अब 4 से डिवाइड होता है, जीव क्या था सर, ठीक है, जल्दी जल्दी में मतलब हद है। 52 प्लस सर 102, ये कितना आता है 24 नहीं 13 है, 28 अपॉन 100, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो, और होता है छोटा ये 14 अपॉन 50 होता है, और छोटा होता है 7 अपॉन 25 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही आएगा, ठीक है। एंड अगेन दीज टू आर ऑप्शंस, तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा जी हमें इन सब का एडिशन के बाद, सेम 7 अपॉन 25, एंड 7 अपॉन 25 प्लस 7 अपॉन 25 इज 14 अपॉन 25, ठीक है। अगेन हम इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए में नहीं आते हैं। These questions are performed by professionals. Please don't try them at home.